वेक्टर्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 नीट टाइटंस पे। दिस साइड योर अंश भैया, और आज हम अंडरस्टैंड कर रहे होंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन इन फिजिक्स। डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ फिजिक्स में बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन पे चलने वाले लोग अक्सर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन विद आवर सेशन विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स। सो व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। सो फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की हो सकती है, या एक स्केलर या एक वेक्टर। तो जो स्केलर होते हैं उनकी खास बात क्या होती है, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, उनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है। और जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनकी खास बात क्या होती है, जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके पास केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड। और जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। पर भैया विदाउट डायरेक्शन क्या वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है? नहीं होती है। विदाउट डायरेक्शन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है। जैसे भैया अगर आप एग्जांपल मेरे को देखकर दे दो, इफ आई हैव अ टेबल हियर, दिस वन, ओके, एंड इफ आई सेपरेट दिस टेबल इनटू टू पार्ट्स, this and let me have this, okay। सो भैया देखो हमारे पास दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर, एक स्केलर और एक वेक्टर। सो भैया स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल दो, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल जो केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाती है। मैंने कहा ये मास जो है वो 4 किलोग्राम का है। क्या आपको बात क्लियर होगी? यस। तो यानी कि मास जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है। और क्या हो सकता है भैया, टाइम। 2 घंटे बाद मैं इस मैराथन को कंप्लीट कर रहा हूँ, तो ये टाइम क्या हो गया भैया, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और क्या हो सकता है भैया, जैसे कि डिस्टेंस, कि मैं 3 मीटर चल कर गया, ठीक है। सो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी भैया जैसे कि फोर्स एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और फोर्स के अलावा क्या हो सकता है, जैसे कि वेलोसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और वेलोसिटी के अलावा क्या हो सकता है हमारे पास, एक्सेलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और क्या हो सकता है हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के, और ये हमारे पास है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाई वेक्टर्स नीड डायरेक्शन। सो मान लिया कि मेरे पास, मैं यहाँ खड़ा हूँ सेंटर में, और मैं आपसे कहता हूँ कि मैं 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा हूँ। मैं किससे जा रहा हूँ, 4 मीटर पर सेकंड से। तो ये क्या है, ये मेरी स्पीड है, ये क्या है, मेरी स्पीड है। नाउ 4 मीटर पर सेकंड स्पीड मुझे ये बता रही है कि मैं 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, 4 मीटर। मैं 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, 4 मीटर। लेकिन अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 1 सेकंड में जो 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड रेडियस का एक सर्कल ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड का एक रेडियस ले लूँ, रेडियस का एक सर्कल ले लूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 1 सेकंड में 4 मीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ वो किस तरफ कर रहा हूँ। 1 सेकंड में मैं 4 मीटर चलता हूँ, लेकिन क्या 1 सेकंड में 4 मीटर इस तरफ चलता हूँ, या 1 सेकंड में मैं 4 मीटर इस तरफ चलता हूँ, या 1 सेकंड में 4 मीटर इस तरफ चलता हूँ, या मैं इस तरफ चलता हूँ, या इधर, 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 किधर चलता हूँ 1 सेकंड में 4 मीटर। इस रेडियस के इन्फिनाइट डायरेक्शंस हो सकते हैं, एग्री। इन्फिनाइट पॉइंट्स पे हर पॉइंट को आप मिला दीजिए, अलग आपको डायरेक्शन मिलेगी। तो अब आपकी बात जो है कन्फ्यूजन वाली हो गई। क्या हो गया, वहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन हो गया। किस बात का कन्फ्यूजन, विदाउट डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर आ गया कन्फ्यूजन कि जो आप 1 मीटर में 1 सेकंड में 4 मीटर चलते हो वो किस तरफ चलते हो। लेकिन अगर आप स्पेसिफाई कर दो, लेकिन अगर आप क्या कर दो, स्पेसिफाई, ठीक है। तो अगर मान लिया अब की बार आपने कहा कि लेट मी हैव अ सेपरेशन हियर, अब की बार आपने कहा कि अगर मेरे पास ये डायरेक्शन नॉर्थ है और ये डायरेक्शन साउथ है, अगर मेरे पास ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, ये डायरेक्शन क्या है, साउथ है, ये डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, और ये डायरेक्शन क्या है, वेस्ट है। तो अगर मेरे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 डायरेक्शंस है, और मैंने आपसे कहा कि मैं जो है अब जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो वेलोसिटी को डिफाइन कर रहा हूँ, और वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, कुछ भी नहीं। मेरी वेलोसिटी कितनी है,
4 मीटर पर सेकंड ये है। अभी भी मैं 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हूँ, 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी की खास बात क्या है, अब की बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 4 मीटर पर सेकंड जो ट्रैवल कर रहा हूँ वो किस तरफ कर रहा हूँ, टूवर्ड्स नॉर्थ। मैं 4 मीटर पर सेकंड किस तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, टूवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल कर रहा हूँ। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं 4 मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर रहा हूं, यानी कि मैं 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं। 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करता हूं, 4 मीटर। यहाँ पे भी तो मैं यही कह रहा था कि मैं 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, और यहाँ पे भी मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको क्या हो रहा था, कन्फ्यूजन, कि आप 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस किस डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो। लेकिन क्या ये कन्फ्यूजन यहाँ पर है आपको? मैंने कहा है कि मैं 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ ट्रैवल कर रहा हूँ, यानी कि किस तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, इस तरफ। किस तरफ ट्रैवल कर रहा हूँ, इस तरफ। अब आप श्योर है कि मैं 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इधर नहीं जा रहा हूँ, कंफर्म है? इधर नहीं जा रहा हूँ, कंफर्म है? नीचे नहीं आ रहा हूँ, कंफर्म है? क्योंकि बोल दिया है, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया कि मैं टुवर्ड्स नॉर्थ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब आप स्पीड को डायरेक्शन के साथ बोल देते हो, स्पीड बताई और ये भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। और जब आप केवल मैग्नीट्यूड बताते हो कि मैं 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ, लेकिन ये नहीं पता कि मैं किस तरफ ट्रैवल करता हूँ, तो वो क्या होता है, वो स्पीड होती है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपके पास क्या है, वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन। और स्पीड क्या आपके पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्पीड क्या आपके पास एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और ध्यान से देखो, जो स्पीड होती है वो वेलोसिटी का क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड इसका स्पीड ही होती है और डायरेक्शन ही स्पेसिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो आप यहाँ जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों फिजिक्स में कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन उनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन होता है। अंडरस्टूड? तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायरेक्शन। नाउ अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। तो फिजिक्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो आपको समझ में आया कि यार जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। लेट मी राइट इट। फिजिक्स में वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। कैसे रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंटेड बाय एरो। फिजिक्स में जो आपके पास क्या होता है, फिजिक्स में आपके पास जो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कौन कर रहा होता है, एक एरो कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है, एक एरो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट। सपोज ये रहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मान लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरे पास है ये कितने, ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर का है। अब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन, एक 20 न्यूटन। इस ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक 10 न्यूटन का, एक 20 न्यूटन का, और दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं। मतलब अगर एक इसे इधर धक्का दे रहा है तो दूसरा इसे इस तरफ धक्का दे रहा है, एक इसे इधर धक्का दे रहा है, दूसरा इसे इस तरफ धक्का दे रहा है। तो इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब उन दोनों फोर्सेस को मुझे इस पर दिखाना है कि एक 10 न्यूटन का, एक 20 न्यूटन का। तो कैसे दिखाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दो एरो ले रहा हूँ, एक ये और एक ये, ठीक है। मैंने क्या लिए, दो एरो लिए। अब ये एरो क्या बता रहे हैं, ये एरो बता रहे हैं कि ये जो छोटे वाला फोर्स है, ये जो छोटे वाला एरो है ये 10 न्यूटन का है, और ये जो बड़े वाला एरो है ये 20 न्यूटन का है। छोटे वाला एरो क्या है, 10 न्यूटन का, और बड़े वाला एरो क्या है, 20 न्यूटन का। तो ये लेंथ इनकी क्या बता रही है, लेंथ इन एरो की बता रही है कि कौन सा बड़ा है, मैग्नीट्यूड में कौन सा फोर्स बड़ा है, कौन सा फोर्स छोटा है, ठीक है। और हेड, जो इनका एरो का हेड है, वो आपको क्या बता रहा है कि ये फोर्स जो 10 न्यूटन का लग रहा है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है। और इस एरो का हेड क्या बता रहा है कि ये 20 न्यूटन का फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि फिजिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर एरो की जो लेंथ है वो आपको उसका मैग्नीट्यूड बता रही होती है, और एरो का जो हेड है वो आपको उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फिजिक्स में एक एरो बनाए, क्या बना दें, एक एरो, तो एरो की जो लेंथ है, एरो की जो लेंथ है वो आपको क्या बता रही होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। लेंथ आपको क्या बता रही होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लेंथ आपको बता रही होती है मैग्नीट्यूड, और उस फिजिकल क्वांटिटी का हेड जो है, ये हेड, ये आपको क्या बता रहा होता है,
ये हेड उस फिजिकल क्वांटिटी की आपको डायरेक्शन बता रहा होता है, उस वेक्टर क्वांटिटी आपको डायरेक्शन बता रहा होता है, ठीक है। तो फिजिक्स में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर उसकी लेंथ मैग्नीट्यूड को बता रही होती है और हेड डायरेक्शन को बता रहा होता है। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है एरो की लेंथ बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता है एरो की लेंथ बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर हमें समझ में आया। अब अगर हम लिखना चाहें कि भैया आपने फोर्स सीखा है, फोर्स को कैसे लिखते हैं, फोर्स को लिखते हैं एफ से, फोर्स को लिखते हैं एफ से, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसके पास डायरेक्शन होती है। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके सिंबल के ऊपर क्या लगा देते हैं, एक एरो। क्या लगा देते हैं, एक एरो। यहाँ पर अगर ये F2 था तो जो F2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये फोर्स है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया, एरो। F2 के ऊपर लगा हुआ एरो ये बता रहा है कि ये जो F2 है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो F2 है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये कौन सी है, F से मतलब फोर्स है। अब जैसे कि हमारे पास ये एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, फोर्स था, वेलोसिटी था, एक्सेलरेशन था, डिस्प्लेसमेंट था। तो इनके जो सिंबल होंगे, इनके जो सिंबल होंगे क्या होंगे, फोर्स का होगा F, ठीक है, वेलोसिटी का क्या होगा V, एक्सेलरेशन का क्या होगा A, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा S, ठीक है। और यहाँ पर मास का क्या होगा M, टाइम का क्या होगा T और डिस्टेंस का क्या होगा S। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या लग रहा होगा, एरो लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, एरो, ठीक है। तो फिजिक्स में किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिर पर क्या लग रहा होता है, एरो। और ये एरो केवल वेक्टर के पास होता है, स्केलर के पास नहीं होता। वेक्टर केवल एरो के पास होता है, एरो केवल वेक्टर के पास होता है, स्केलर के पास नहीं होता। आई होप यू गॉट अंडरस्टूड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर समझ में आया। लाओ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो हम आ गए कहाँ पर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे। तो किसी भी फिजिक्स में दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या लिया जाता है, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको क्या कर लीजिए, नोट, कि जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है वो ऑलवेज टेक एंगल बिटवीन, ऑलवेज टेक एंगल मेड बिटवीन, always take angle made between either tail to tail, either tail to tail or head to head, either tail to tail और head to head। नहीं समझ आया, अभी समझा देते हैं। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल लेना हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा एंगल वो लेना चाहिए जो या तो उनकी टेल और टेल के बीच में बन रहा हो या उनकी हेड और हेड के बीच में बन रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट और लिख देते हैं, नेवर कंसिडर एंगल मेड बिटवीन, नेवर कंसिडर एंगल मेड बिटवीन, नेवर कंसिडर एंगल मेड बिटवीन head to tail, never consider angle made between head to tail, ठीक है। सो ये वाला एंगल कभी भी आपको कंसिडर नहीं करना है। अब इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और भी इसी तरीके से, लेकिन बिफोर डैट लेट मी कंप्लीट माई नोट फर्स्ट। ये एंगल आपको कंसिडर नहीं करना है, ठीक है, कभी भी, ठीक है। नाउ ठीक है, सो ये हमारे हो गए नोट। अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो मान लिया कि आपके पास क्या है, मान लिया आपके पास दो एरोज़ हैं, आपके पास क्या है, दो एरोज़, ठीक है। तो एक एरो आपके पास ये है और एक एरो आपके पास ये है, ठीक है। और आपसे इन दोनों के बीच का एंगल पूछा है, आपसे इन दोनों के बीच का क्या पूछा है, एंगल। मान लिया मैंने बोल दिया इन दोनों के बीच का एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। मान लिया मैंने आपको बोल दिया कि इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो इसी बात पे एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास और आ गया, इसी बात पे एक इंपॉर्टेंट नोट हमारे पास क्यों और आ गया कि we can move vectors parallelly, we can move vectors parallelly। तो ये एक और पावर जो है हमारे पास वेक्टर्स के केस में होती है कि हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, पैरेलली मूव कर सकते हैं। हम वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, पैरेलली मूव कर सकते हैं, ठीक है। हम वेक्टर्स को पैरेलली मूव कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट हैपन्स इट, ये हमारे पास एक नोट है, ये हमारे पास एक नोट है और ये हमारे पास एक नोट है।
ठीक है जी, दिस इज 1 नोट, दिस इज सेकेंड नोट एंड दिस इज थर्ड नोट। ठीक है, अब नोट हमारे पास हो गया, आई होप आपने नोट कर लिया। अब इसको समझते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, मेरे पास दो वेक्टर्स है ए और बी, और मुझे चाहिए इनके बीच में बना हुआ एंगल। तो वो दिख तो रहा है 60 डिग्री, वो दिख तो रहा है 60 डिग्री, लेकिन नोट में आपने कहा था कि ऑलवेज टेक एंगल मेड बिटवीन ईदर टेल टू टेल और हेड टू टेल। लेकिन यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, हेड और टेल के बीच में। हेड है और ये टेल है, ये हेड है ये टेल है, तो हेड और टेल के बीच में एंगल बन रहा है। तो ये एंगल तो कंसिडर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक नोट लिखा गया था कि नेवर कंसीडर एंगल मेड बिटवीन हेड टू टेल। हेड और टेल के बीच में बना हुआ एंगल कंसीडर नहीं करते हैं। हमेशा एंगल कौन सा कंसीडर करते हैं, जो टेल और हेड के बीच में बना हुआ हो। तो यहाँ पर अब टेल और हेड के बीच में एंगल कैसे बनेगा, तो थर्ड नोट हमने क्या लिखा था, वी कैन मूव वेक्टर्स पैरेलली। वेक्टर्स को आप पैरेलली स्पेस में मूव कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये वाला वेक्टर है, ठीक है, मेरे पास ये वाला वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं पैरेलली यहाँ लाकर रख सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। इस वेक्टर को मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ, मैं इस वेक्टर को यहाँ भी ले जा सकता हूँ, यहाँ पैरेलली। देखो मैं इस वेक्टर के पैरेलल इसको कहीं भी खिसका सकता हूँ। अभी भी क्या ये दोनों पैरेलल है, यस, ये पैरेलल है, यस, कहीं भी पूरे स्पेस में कहीं भी लेकर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही रहेगा। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि भैया देखो ये दोनों वेक्टर सेम कैसे हैं, ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है और ये वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बना रहा है, मान लिया वो एंगल क्या है, मान लिया वो एंगल है फाई, मान लिया वो एंगल क्या है फाई, ठीक है। सो अगर मैं इसको पैरेलली लेकर जाऊंगा, अगर मैं इसको पैरेलली लेकर जाऊंगा तो क्या दोनों एंगल सेम है, क्या दोनों एंगल फाई सेम है, ठीक है, दोनों एंगल फाई सेम है। अब अगर मैं इसको लेकर आता हूँ यहाँ, क्या अब भी ये एंगल फाई बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, अगर मैं इसे लेकर यहाँ जाऊँ तो क्या अब भी एंगल ये फाई बना रहा है। फाई बनाने का मतलब ये है कि क्या अब भी ये उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट कर रहा था। अगर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इसी डायरेक्शन में। अब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हमेशा जब भी आप किसी वेक्टर को पैरेलली खिसकाते हो, ये सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो कभी भी इसकी डायरेक्शन बदली क्या, नहीं, कभी भी इसकी डायरेक्शन बदली क्या, नहीं। क्या कभी भी जब मैं इसे पैरेलली खिसका रहा था, जब मैं पैरेलली इसे पूरी दुनिया में लेके घूम रहा था, तो क्या कभी भी इसकी लेंथ बदली क्या, क्या कभी भी इसकी लेंथ बदली, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदला, इसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदला, इसका डायरेक्शन कभी नहीं बदला। जब इसका मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदला, जब इसका डायरेक्शन कभी नहीं बदला, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है, सेम है। तो अगर दोनों वेक्टर सेम है, इसका मतलब आप फिजिक्स में वेक्टर्स को पैरेलली खिसका सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते कि जब आप इसे पैरेलली लेके जाओ तो ये रोटेट हो जाए। आप ये नहीं कर सकते कि जब आप इसे पैरेलली लेके जाओ तो ये क्या हो जाए, रोटेट हो जाए, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा होगा, उस केस में इसकी डायरेक्शन बदल चुकी होगी। अगर आप इसे पैरेलली लेके जा रहे थे तो ये बदलना नहीं चाहिए, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये बदलना नहीं चाहिए। देखिए इस केस में एंगल बदल गया, राइट, इस केस में एंगल बदल चुका है। तो पैरेलली लेके जाने का मतलब ये नहीं कि आप वेक्टर की डायरेक्शन पलट के उसको जहाँ भी रख दो, जिस डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा था वो उसी डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट अलाउड। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। तो वेक्टर को अगर हम पैरेलली मूव कर सकते हैं भैया, अगर हम वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं तो एक बात बताइए, एक बात बताइए भैया, पहले तो आप इसको इरेज कर दीजिए ताकि ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अगर आप वेक्टर को पैरेलली मूव कर सकते हैं तो क्या मैं इस वेक्टर को ऊपर लेके जा सकता हूँ, यस भैया लेके जा सकते हो। पैरेलली तो खिसकाया, ये वेक्टर और ये वेक्टर पैरेलल है, ठीक है, तो आप इस वेक्टर को पैरेलली ऊपर लेके गए, अभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, अभी भी दोनों की लेंथ सेम है, अभी भी दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, अभी भी दोनों की लेंथ सेम है। यानी कि अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर क्या है, ए है, ये भी वेक्टर क्या है, ए है। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये भी वेक्टर ए है, और आपको क्या चाहिए, ए और बी के बीच में बना एंगल, आपको क्या चाहिए, ए और बी के बीच में बना एंगल। लेकिन वो जो एंगल है वो टेल और टेल के बीच में बनना चाहिए, हेड और टेल के बीच में नहीं। यहाँ पे हेड और टेल के बीच में बन रहा था। तो अब की बार ये वाला एंगल अगर मैं देखूँ, ये वाला, इसको अगर मैं थीटा बोल दूँ तो ये जो थीटा एंगल है ये किस किस के बीच में बन रहा है, इस ए की टेल और बी की टेल के बीच में, ए की टेल और बी की टेल के बीच में। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल थीटा होगा, ना कि 60 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ लिख भी दूँ कि जो थीटा है
ये टेल और टेल के बीच में बना एंगल है, ठीक है। और ये 60 डिग्री जो है ये हेड और टेल के बीच में बना एंगल है। 60 डिग्री हेड और टेल के बीच में बना एंगल है, और थीटा जो है वो टेल और टेल के बीच में बना एंगल है। तो आप कौन सा एंगल ए और बी का कंसिडर कर रहे होंगे? आप कौन सा एंगल ए और बी का कंसिडर कर रहे होंगे? इसको कंसिडर नहीं कर रहे होंगे। और आप किसके साथ जा रहे होंगे? आप जा रहे होंगे इस वाले के साथ, क्योंकि ये टेल और टेल के बीच में बना है। तो अब ये थीटा कैसे आएगा? अब ये थीटा कैसे आएगा? तो आपने कहा कि भैया ये पूरा एंगल कितना होता है? आपने कहा ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्री। ये पूरा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। तो जो थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 180 डिग्री, और उसमें से ये 60 डिग्री घटा दो, तो थीटा आपके पास कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। यानी कि एंगल ए और बी के बीच में बना एंगल क्या है? 120 डिग्री, ठीक है। सो दैट्स वॉट द एंगल मेड बिटवीन दिस। अब भैया टेल और टेल के बीच में एंगल तो ऐसे बना, अगर मैं हेड और हेड के बीच का एंगल देखता तो वो क्या आता? तो हेड और हेड के बीच में अगर आपको एंगल देखना होता तो इसको क्या कीजिए, नीचे ले आइए। अब मुझे चाहिए ए और बी के हेड और हेड के बीच में बना एंगल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस बी को पकड़ के पीछे लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बी को पकड़ के पीछे लाना पड़ेगा। उससे क्या होगा? उससे जो एंगल होगा वो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि देखो भैया अभी भी अगर आप ध्यान से देखो भैया, तो अभी भी बी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में बी पहले पॉइंट कर रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में बी पहले पॉइंट कर रहा था अभी भी उसी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। जितनी लेंथ इसकी थी उतनी लेंथ इसकी है। लेंथ सेम यानी कि मैग्नीट्यूड सेम, हेड सेम यानी कि डायरेक्शन सेम। यानी कि जब मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम, तो अगर ये भी है तो ये भी है। तो अब मुझे चाहिए एंगल, तो एंगल इनके बीच का क्या होगा? एंगल इनके बीच का क्या होगा? ये वाला, ये एंगल थीटा इनके बीच का एंगल होगा। क्यों? क्योंकि भैया जो ये वाला एंगल 60 डिग्री है ये बना है हेड और टेल के बीच में, हेड और टेल के बीच में। ये एंगल बन रहा है हेड और टेल के बीच में। और ये वाला एंगल थीटा, ये कहाँ बन रहा है? ये थीटा बन रहा है हेड और हेड के बीच में। थीटा बन रहा है हेड और हेड के बीच में। तो आपको कौन सा वाला एंगल चाहिए? मुझे चाहिए या तो टेल और टेल के बीच में या हेड और हेड के बीच में, लेकिन मैं हेड और टेल के बीच का एंगल नहीं लूँगा, ठीक है। एंगल कौन सा कंसीडर होगा? हेड और हेड के बीच का। अब ये एंगल थीटा कैसे आएगा? भाई ये पूरा कितना है? ये पूरा है 180 डिग्री। ये पूरा कितना है? 180 डिग्री। आपको क्या चाहिए? थीटा। मुझे चाहिए थीटा। तो इस केस में जो थीटा आएगा वो क्या आएगा? 180 माइनस 60 डिग्री। तो अगेन थीटा क्या आ गया? 120 डिग्री, ठीक है। तो सेम आया, अगेन थीटा क्या आया? सेम आया। तो अगर सही मायने में पूछा जाए तो सही मायने में इनके बीच के बनने वाला एंगल 120 डिग्री है, चाहे वो आप टेल और टेल के बीच का ले लो, चाहे वो आप हेड और हेड के बीच का ले लो। लेकिन हेड और टेल के बीच का एंगल गलत होता है। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हेड और टेल का कंसिडर नहीं करना है। दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल अगर उनके हेड और टेल के बीच में बनना है तो वो कंसिडर नहीं करना है। उसके लिए क्या करेंगे? वेक्टर को पैरेलली खिसका देंगे, या तो दोनों की टेल से टेल को मिलाएंगे और फिर देखेंगे उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है, या दोनों की हेड और हेड को मिलाएंगे और फिर देखेंगे उनके बीच का एंगल क्या बन रहा है। या तो उनके हेड और हेड को मिला के उनके बीच का एंगल देखो, या उनको टेल और टेल को मिला के उनके बीच का एंगल देखो। और कैसे मिलाएंगे? उसको पैरेलली खिसका के। कैसे मिलाएंगे? उसको पैरेलली खिसका के। आई होप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आपको समझ में आ गया होगा। नाउ then we have a multiplication and division of vectors by scalars. Multiplication and division of vectors by scalar. तो जब भी आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो या डिवाइड कर देते हो तो क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, या शायद उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है अगर आप उसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लिया भैया कि आपके पास क्या था? मान लिया भैया आपके पास एक फोर्स था F1। आपके पास क्या था? एक फोर्स था F1 जो कि है 10 न्यूटन का, जो कि है 10 न्यूटन का, ठीक है। अब वो फोर्स मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। इस फोर्स को मैं बॉक्स में कैद कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे पास ओरिजिनल फोर्स था, ये मेरे पास ओरिजिनल फोर्स था, ठीक है। अब आपके पास क्या हुआ? अब आपके पास एक फोर्स आया F2 जो कि है 2 टाइम्स ऑफ F1। एक फोर्स आया F2 जो कि है 2 टाइम्स ऑफ F1। इसका मतलब क्या है? F2 और F1 जो है वो सेम डायरेक्शन में है। F2 और F1 जो है सेम डायरेक्शन में, लेकिन जो F2 है वो कितना है? F2 है 2 टाइम्स ऑफ 10 न्यूटन, यानी कि वो है 20 न्यूटन का। तो अगर F1
अगर F1 कितना था 10 न्यूटन था तो F2 कितना है 20 न्यूटन है, उसका 2 गुना। तो अगर F1 इतना था तो F2 इतना होगा, यानी कि एरो की लेंथ बढ़ जाएगी, एरो की क्या बढ़ जाएगी, लेंथ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, यहाँ पर ये जो F1 है, यहाँ पर ये जो F1 है इसी की लेंथ बढ़ रही होगी, ठीक है ना, यहाँ पर इसी की लेंथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, लेकिन एंगल चेंज नहीं हो सकता, एंगल चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा। तो क्या हो रहा होगा, अगर ये F1 था F2 ये होगा, अगर ये F1 था आपके पास F2 क्या होगा, अगर ये F1 था तो आपके पास F2 होगा, ये आपके पास F2 क्या होगा, ये होगा आपके पास F2। F1 और F2 दोनों की डायरेक्शन अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, दोनों की डायरेक्शन अभी भी हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, सेम है। जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल ये बना रहा है, जितना एंगल ये बना रहा है उतना एंगल ये बना रहा है। अगर ये थीटा बना रहा है तो ये भी क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि F2 2 टाइम्स ऑफ F1 है, तो अगर F1 ये है तो F2 उसका 2 गुना हो गया। तो समझ आया कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर क्या कर रहा होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर उसको मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अब जैसे कि अब मेरे पास एक F3 आ गया, क्या आ गया, एक F3। अब ये जो F3 है ये है 1/2 टाइम्स F1, यानी कि F3 जो है F1 का क्या है, आधा है, F3 क्या है, F1 का आधा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये F1 था, अगर आपके पास ये F1 था तो आपके पास जो F3 होगा वो क्या होगा, आपके पास जो F3 होगा वो क्या होगा, वो इसका आधा होगा। ये क्या हुआ, वो इसका क्या हो रहा होगा, आधा। ये रहा क्या, F3, ये रहा क्या, F3, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास F3। अगर ये F1 है तो ये हमारे पास क्या है, F3। अगर ये 10 न्यूटन था तो ये हमारे पास क्या है, 5 न्यूटन, क्योंकि ये 1/2 टाइम्स किसका है, F1 का, तो ये आएगा 5 न्यूटन। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है अभी भी सेम, इसकी डायरेक्शन क्या है अभी भी सेम, ठीक है सर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हो किसी स्केलर नंबर से, तो वो स्केलर नंबर क्या कर रहा होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है, लेकिन डायरेक्शन वेक्टर की सेम रहती है, डायरेक्शन वेक्टर की सेम रहती है, ठीक है। नाउ रिवर्सल ऑफ वेक्टर, रिवर्सल ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नेगेटिव नंबर। सो इट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नेगेटिव स्केलर नंबर। तो जब आप किसी वेक्टर को एक नेगेटिव स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या कर देता है, वो उसको रिवर्स कर देता है, क्या कर देता है, उसको रिवर्स कर देता है 180 डिग्री पे, ठीक है। जैसे कि आपके पास क्या है, ये एक वेक्टर है, आपके पास ये क्या है, एक वेक्टर, इसका नाम है F1, इसका नाम है F1 और ये है 10 न्यूटन, ये है 10 न्यूटन। अब आपके पास आया एक F2 जो है माइनस ऑफ F1, F2 क्या है, माइनस ऑफ F1, यानी कि F2 जो होगा वो होगा -10 न्यूटन। यानी कि इस -10 न्यूटन का मतलब क्या है, इस -10 न्यूटन का मतलब है कि जो F2 है वो भी 10 न्यूटन का है और जो F1 है वो भी 10 न्यूटन का है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास F1 जो है वो थीटा एंगल ये बना रहा था, F1 जो है वो थीटा एंगल ये बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, तो F2 कैसा दिख रहा होगा, F2 को अगर आपको देखना है तो इसको क्या कर दीजिए, डुप्लीकेट और यहाँ लेकर आइए, और आपको चाहिए अगर आपको चाहिए F2 तो इसे पकड़िए और इसे पलट दीजिए, इसे पकड़िए और इसे पलट दीजिए, ठीक है सर। तो ये आ गया आपके पास F2, ये आ गया आपके पास F2। लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, ओके। नाउ F2 को दर्शन कराते हैं, ये आ गया आपके पास F2, ठीक है।
पहले कहाँ था, यहाँ था। अब F2 कहाँ है, यहाँ है। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। F2 भी कितना है, 10 न्यूटन, और F1 भी कितना है, 10 न्यूटन। F2 भी कितना है, 10 न्यूटन, और F1 भी कितना है, 10 न्यूटन। लेकिन जो F2 है वो माइनस ऑफ F1 है, यानी कि F1 अगर पहले यहाँ था तो F2 यहाँ है। अगर F1 यहाँ था तो F2 यहाँ है। तो ये वेक्टर क्या हो गया, माइनस क्या करता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट देता है। माइनस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को क्या कर देता है, पलट देता है। समझ आया, माइनस किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को पलट देता है। तो दैट इज व्हाट रिवर्सल ऑफ वेक्टर। अगर मैं कहता कि यार ये जो है ये -1/2 F1 है, तो इसका मतलब क्या होता कि ये F2 जो है वो F1 का क्या हो जाता, आधा। F2 क्या हो जाता, आधा। और क्योंकि माइनस है तो डायरेक्शन दोनों की क्या होती है, उल्टी। अगर F1 इधर है तो F2 इधर है, F1 इधर है तो F2 इधर है। तो यानी कि F2 उस केस में क्या हो जाता, F1 का आधा। F2 उस केस में क्या हो जाता, F1 का आधा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट रिवर्सल ऑफ वेक्टर। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर टॉपिक। अब क्या है हमारे पास, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ये कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। तो मान लिया कि आपके पास अगेन क्या है, मान लिया आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ब्लू है। इस ऑब्जेक्ट का कलर क्या है, ब्लू है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे मैं मल्टीपल फोर्सेस लगाना शुरू करता हूँ। तो मान लिया मैंने इस पर एक फोर्स लगाया F1 इधर, एक फोर्स लगाया मैंने इस पर F2 इधर, एक फोर्स लगा इस पर F3 इधर, ठीक है जी, और एक फोर्स लगा इस पर F4 किस तरफ, इस तरफ, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है इस पर F5, एक लग रहा है इस पर F6, ठीक है, एक लग रहा है इस पर F7, एक लग रहा है इस पर F8। तो मैंने इस पर मल्टीपल फोर्सेस लगा दी, मैंने इस पर मल्टीपल फोर्सेस लगा दी। ठीक है, तो ये F1 है, ये क्या है, ये F2 है, ये F3 लग रहा है इस पर, ये F4 लग रहा है इस पर, ये F5 लग रहा है इस पर, ये F6 लग रहा है इस पर, ये F7 लग रहा है इस पर, ये F8 लग रहा है इस पर। अब क्या आपको एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे केवल F1 होता तो ये इधर चला जाता, अगर इस ऑब्जेक्ट पे केवल F1 होता तो ये इधर चला जाता। अब अगर इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, उधर से 20 न्यूटन लग रहा है, तो वो पावरफुल है तो ये इधर आ जाता। ठीक है, तब भी मुझे समझ में आया। लेकिन अब इस ऑब्जेक्ट पे इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये क्या कर रहा होगा, F1 इसे इधर धक्का दे रहा है, F5 इधर धक्का दे रहा है, F7 इसे नीचे धक्का दे रहा है, F3 इसे नीचे खींच रहा है, F4 इसे इधर खींच रहा है, F2 इधर ऊपर धक्का दे रहा है, F8 इसे ऊपर खींच रहा है, F6 इसे ऊपर खींच रहा है। तो अब ये क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, कंफ्यूजन हो गया। तो पॉलीगन लॉ कहते हैं कि मैं बताता हूँ इन सब का फोर्सेस का एक नेट फोर्स आ रहा होगा। जैसे आपने कहा ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन है, तो नेट फोर्स क्या है, 10 न्यूटन। क्योंकि अगर आप मुझे 20 न्यूटन से इधर धक्का मारोगे, मैं 10 न्यूटन से इधर मारूंगा, तो टोटल फोर्स मेरे पे 10 न्यूटन लग रहा होगा। तो नेट फोर्स 10 न्यूटन है, जो कि इस तरफ है, आपको पता लग गया। सेम केस में इसका नेट फोर्स जो होगा ये उसी की तरह जा रहा होगा। वो कैसे करते हैं, पॉलीगन लॉ ये कहता है कि ये जितने भी वेक्टर्स हैं इन सबको एक साइक्लिक ऑर्डर में मिलाओ, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके। तो आपने कहा कि ये वाला जो वेक्टर है इसको पकड़ के लाओ और यहाँ रख दो, इसको पकड़ के लाओ और यहाँ रख दो। ठीक है, ये आ गया F1। अब F2 कहाँ है, F2 यहाँ है, इसको पकड़ो और इसे लेकर आओ यहाँ और यहाँ लगा दो, इसको पकड़ के लाओ और यहाँ लगा दो। ठीक है, लगा दिया। ये क्या है आपके पास F2। अब F3 कहाँ है, F3 यहाँ है। ठीक है, इसे बाद में पकड़ के लाएंगे, इसे बाद में पकड़ के लाएंगे क्योंकि मुझे हेड टेल हेड टेल हेड टेल को जोड़ना है। ठीक है, चलो आपने कहा पकड़ के लाओ तो मैं ले ही आता हूँ, आपने कहा नहीं इसे पकड़ के लाओ, ये ले आया मैं F3 को। ठीक है जी, ये ले आया मैं F3 को। ये था मेरे पास F2, ये था मेरे पास F2 और ये आ गया मेरे पास F3। ठीक है, अब क्योंकि ये जा रहे हैं नीचे तो इनको ले आता हूँ ऊपर। ठीक है, F3 आ गया। अब क्या है F4, F4 को पकड़ो, F4 यहाँ है, इसको पकड़ के लाओ और हेड टेल करके जोड़ दो। तो हेड टेल करके ये आपने F4 को यहाँ छोड़ दिया, ये आ गया आपका F4। समझ आ रहा है भाई, हेड टेल करके सबको जोड़ते चले जाना है लाइन से। तो आपने कहा अब F5 का है, F5 है यहाँ। ठीक है, इसको पकड़ा और ले आए यहाँ, ये आ गया आपके पास F5। ठीक है जी,
ये आ गया आपके पास F5। अब F6 कहाँ है? F6 है यहाँ, तो इस F6 को पकड़ के लाए और हेड टेल करके जोड़ दिया। भाई टेल से हेड जोड़नी पड़ेगी। अब ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से F6 हटा देता हूँ ताकि फ़िलहाल के लिए आपको समझ में आए। फ़िलहाल के लिए आपको क्या है? समझ में आए। तो मान लिया कि ये अब आपका F6 हो गया और ये आपका F7 हो गया। अब इस F6 को पकड़ के लाओ, ले आया, यहाँ रख दो, हेड टेल करके इन्हें जोड़ दो। ठीक है, ये आ गया आपका F6, ये आ गया आपका F6। अब क्या है? अब F7 को पकड़ के लाओ। तो मैंने कहा ये रहा F7, ये रहा मेरा F7, और उसे पकड़ के लाया और मैंने क्या? हेड टेल करके जोड़ दिया, हेड टेल करके जोड़ दिया। अब मेरा ना, मुझे ये मज़ा नहीं आ रहा F7 में क्या, तो मैं F7 को क्या करता हूँ? F7 को किसी और तरीके से बनाता हूँ। तो मान लिया कि F7 इस पर कैसा लग रहा है? F7 इस पर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, मान लिया इस पर F7 ऐसे लग रहा है। ठीक है, मान लिया इस पर F7 ऐसा लग रहा है। नहीं, ऐसा भी पसंद नहीं आ रहा। और कैसा लग रहा है? F7 इस पर, मान लिया इस पर F7 ऐसा लग रहा है, ये लग रहा है F7 इस पर। ठीक है, तो अब आप F7 को पकड़ो और सिंपली क्या करो? ला के यहाँ रख दो। F7 को पकड़ो और सिंपली क्या करो? ला के यहाँ रख दो। ठीक है, तो ये आ गया आपका F7। ठीक है, अब क्या करो? जब आप F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 जो मैंने इरेज करे हैं वो इसलिए इरेज करें ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिले, नहीं तो वो कंफ्यूजन कर रहे थे, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था, आप कंफ्यूज हो रहे थे। फिलहाल आप इसे समझ लीजिए। बाकी अप्रोच यही है कि सभी वेक्टर्स F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 सबको एक दूसरे के साथ हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल हेड टेल हेड टेल करके जोड़ दो। याद रखना, हेड से दूसरे की टेल जुड़नी चाहिए, टेल से टेल और हेड से हेड नहीं जोड़ना है। पॉलीगॉन लॉ है। अब इन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा? वो होगा जो पहले वाले वेक्टर की पूंछ है, जो पहले वाले वेक्टर की टेल है, और जो लास्ट वाले वेक्टर का हेड है, जो लास्ट वाले वेक्टर का हेड है, उनको मिलाने वाला वेक्टर, उनको मिलाने वाला वेक्टर, ये वेक्टर जो होगा यही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। यही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट। यानी कि पॉलीगॉन लॉ में ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो यहाँ होगा, इसकी जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और हेड इसका क्या बता रहे हैं? इसकी डायरेक्शन, यानी कि रिजल्टेंट इनका नीचे की तरफ लग रहा होगा। समझ आया? तो इस ऑब्जेक्ट पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बाकी F1, F2, F3, F4, F7 सब मिलके इसमें बदल जाएंगे। समझ आ गया? तो ये अंडरस्टैंडिंग थी इनिशियल लॉ की। अब हम समझते हैं व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हों, अगर दो वेक्टर्स इस तरीके से जुड़े हों कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हों कि वो दोनों एक ट्रायंगल की क्या बना रहे हो? दो साइड्स बना रहे हो। वो दोनों ट्रायंगल की क्या बना रहे हो? दो साइड्स बना रहे हो। मान लिया ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? एक साइक्लिक ऑर्डर में, हेड से टेल हेड से टेल हेड से टेल, और ये ट्रायंगल की दो साइड बना रहे हैं। तो इस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड है वो क्या होगी? रिजल्टेंट होगी। तो बताइए रिजल्टेंट कैसे बनाते हैं? रिजल्टेंट बनाने के लिए जो पहले वेक्टर का टेल है उसको लास्ट वेक्टर के हेड से मिला रहे होते हैं, पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला रहे होते हैं। तो ये जो वेक्टर है आर, ये वेक्टर है आर, ये वेक्टर आर जो है इनका रिजल्टेंट होगा। ये वेक्टर आर जो है इनका क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। क्लियर? तो ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इस आर की लेंथ क्या है? जैसे पॉलीगॉन लॉ में इस आर की लेंथ क्या थी, और डायरेक्शन तो आपको पता लगी गई है। मुझे चाहिए लेंथ आर की और मुझे चाहिए इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये किस एंगल अल्फा पे ए के साथ है ये बता दो। तो अब मैं यहाँ पर एक सिंपल फॉर्मूला लिख रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर, क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सिंपल। और जहाँ पे ये थीटा है ये कौन सा एंगल है? ये थीटा कौन सा एंगल है भैया? यहाँ पे ये वाला थीटा कौन सा एंगल है? यहाँ पे ये वाला जो ए और बी के बीच में बन रहा है। भैया ए और बी के बीच में तो ये वाला एंगल बन रहा है। ए और बी के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। क्यों?
क्योंकि ये वाला एंगल जो है ये हेड और टेल के बीच में बन रहा है, और हमने सीखा था कि दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल टेल और हेड के बीच में बनना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस ए को पकड़ूं और आगे ले आऊं, ए को पकड़ के कहाँ ले आऊं, आगे ले आऊं, तो अब इनके बीच में एंगल जो थीटा बन रहा है कि ये वाला बन रहा है, उनके बीच में एंगल अब कौन सा बन रहा है, थीटा। तो ठीक है, तो एंगल हमेशा लेना होता है ये वाला। तो आपको समझ में आ गया कि एंगल कैसे देखते हैं। थीटा जो है ए और बी के बीच का एंगल है। ए क्या है, ए विदाउट वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि ये इसका मैग्नीट्यूड है। ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, बी, ए बी कॉस थीटा। तो समझ आ गया, ये हो गया इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये हो गया इनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला। भैया ये रिजल्टेंट को आपने मोड में क्यों लिखा है, किसी भी वेक्टर को अगर आप जैसे ये ए है, अगर मैं इस ए वेक्टर को मोड में लिख दूंगा तो ये क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या बता रहा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो आप किसी वेक्टर ए की लेंथ यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसको या तो ऐसे लिख दीजिए, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली ए से, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली ए से, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये जहाँ पर अगर बी वेक्टर लिखा है तो ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो समझ आया, ए का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। अब भैया ये अल्फा एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, इस एंगल अल्फा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है। तो आपके पास अल्फा का भी फॉर्मूला आ गया और आपके पास रिजल्टेंट का भी फॉर्मूला आ गया। इस पे अभी हम बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपके लिए ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये दो फॉर्मूले क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अल्फा आपको पता है, अल्फा एंगल है वेक्टर आर और ए के बीच में बना एंगल। अल्फा कौन सा एंगल है, रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का बना एंगल। और थीटा कौन सा है, वेक्टर ए और बी के बीच का बना एंगल। अल्फा रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का बना एंगल और थीटा वेक्टर ए और बी के बीच का बना एंगल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, यहाँ पे जो दो वेक्टर थे ये क्या बना रहे थे, ये एक ट्रायंगल की क्या बना रहे होते थे, दो साइड्स बना रहे होते थे, और उस ट्रायंगल की जो तीसरी साइड होती थी वो आपको रिजल्टेंट दे रही होती थी। ये ट्रायंगल की दो साइड्स होती थी और तीसरी साइड रिजल्टेंट दे रही होती थी। अब हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दो वेक्टर्स को अगर मैं यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करूँ, क्या करूँ, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूँ लाइक दिस, ठीक है। और अगर मैं इसको पकड़ूँ और लेके जाऊँ ऊपर पैरेलली, ठीक है, तो आपको क्या ये एक पैरेललोग्राम बनाता हुआ दिख रहा है। तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अच्छा ये बताइए, आप इसको पैरेलली लेकर गए तो ये भी कौन सा है, वेक्टर ए है। आप इसको यहाँ पैरेलली लेके गए, ये भी क्या है, वेक्टर बी है। तो ए और बी जो एक पैरेललोग्राम की दो साइड्स हैं, अब की बार ये दोनों आपस में कैसे मिले हुए हैं, टेल और टेल से। वहाँ पर ये कैसे मिले हुए थे, हेड और टेल से। यहाँ पर ये कैसे मिले हुए हैं, टेल और टेल से। तो अब इनका जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल, वो आपको बता रहा होगा रिजल्टेंट वेक्टर। वो आपको क्या बता रहा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अगेन यहाँ पे रिजल्टेंट और ए के बीच का बना एंगल क्या है, अल्फा, और ए और बी के बीच का बना एंगल क्या है, ए और बी के बीच में बना हुआ एंगल, क्योंकि ये टेल और टेल से जुड़े हुए हैं तो इनके बीच का बना एंगल थीटा है। ए और बी के बीच का बना एंगल थीटा है और रिजल्टेंट और ए के बीच का बना एंगल अल्फा है। अब मैं आपसे पूछूं कि यार रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, मैं आपसे पूछूं रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आपने कहा रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड जो है वो यहाँ से निकाला जा सकता है कि ये लेंथ कितनी है, और डायरेक्शन, तो tan अल्फा इज इक्वल टू अगेन सेम फॉर्मूला बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यानी कि ट्राइंगल लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सेम ही है, ट्राइंगल लॉ और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सेम ही है। बस यहाँ पर जो दो वेक्टर्स हैं ये पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, वहाँ पर जो दो वेक्टर्स हैं वो ट्राइंगल की साइड्स थी, ठीक है। सेम फॉर्मूले अगेन। नाउ लेट वी हैव रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स।
तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला जैसे अभी हमने देखा कि अगर आपको दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालते हैं tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट का डायरेक्शन। नाउ अब हम इन फॉर्मूलाज की करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि आपके पास एक वेक्टर ए है, आपके पास क्या है, एक वेक्टर ए है और आपके पास क्या है, एक वेक्टर बी है और आपके पास जो रिजल्टेंट का उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 5। तो आपसे पूछा एंगल थीटा बताइए। एंगल थीटा क्या हुआ, एंगल थीटा ये है। सो ये बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने देखा कि यार ये हेड है और ये टेल है, ये हेड है और ये टेल है, तो ये एंगल थीटा तो हो नहीं सकता, ये एंगल थीटा तो हो नहीं सकता। एंगल थीटा होगा ये, एंगल थीटा क्या होगा, ये वाला, ये एंगल होगा थीटा। तो भैया ये कौन सा एंगल है, इसको मैं आपके लिए बोल देता हूँ 5। क्या बोल देता हूँ 5। तो मुझे ये वाला एंगल थीटा चाहिए। ठीक है, तो अगर भैया ये ए वेक्टर है 5, तो ये जो आपने ऊपर खिसका है ये भी तो ए वेक्टर ही होगा। तो अब इनका रिजल्टेंट कैसा बन रहा होगा भैया, पता है हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं इसको पकड़ूं और पैरेलली खिसका दूं और अगर मैं इसको पकड़ूं और पैरेलली खिसका दूं लाइक दिस, ठीक है, अगर मैं इनको क्या कर दूं पैरेलली खिसका दूं तो इनका जो डायगोनल होगा भैया, इनका जो डायगोनल होगा दिस वन, ये डायगोनल जो है ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट होगा, ये डायगोनल इनका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपके पास है, अप्लाई करते हैं। तो इनका रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है भैया वो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अंडर रूट ए क्या है, ए है 5, बी क्या है, बी है 5√3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 5√3 इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर आर की वैल्यू भी है हमारे पास कितनी, 5 यूनिट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, थीटा को निकालना है। तो आपने कहा 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 थी ज़ा 75 प्लस 5 5 से 25 2 ज़ा 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा। हमें चाहिए क्या, थीटा। ठीक है, तो अगर हमें थीटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि यहाँ 25 और 75 क्या हो गया 100, क्या हो गया 100 प्लस 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा। अब ये थीटा कैसे बाहर आएगा, अंदर से तो कुछ बाहर आ नहीं रहा है, तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो अगर मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊँ तो मेरे पास क्या था, 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 100 प्लस 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा, 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर। व्हाट आई एम डूइंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 25 और राइट साइड में स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 100 प्लस 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा। अब बस थीटा को सेपरेट कर लीजिए, अब बस थीटा को क्या कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। तो आपने कहा 25 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा, 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 75 इज इक्वल्स टू 50 अंडर रूट 3 कॉस थीटा। तो आपके पास जो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 75 अपॉन 50 अंडर रूट 3। अब आपने कहा 5 1 ज़ा 5,
5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है ना, 5 वन ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो आपके पास आ गया -15/10 इंटू √3। अब आपने कहा भैया ये 5 से फर्दर कट रहा है, आपने कहा 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, ऊपर आ गया -3, नीचे आ गया 2 इंटू √3, ठीक है। अब भैया इस 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं भैया, √3 इंटू √3 3 ही होता है, तो भैया इस √3 से ये √3 भी कट गया, ठीक है। तो भैया जो cos थीटा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -√3/2। जो cos थीटा की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -√3/2। अब भैया थीटा तो मिला ही नहीं, थीटा तो मिला ही नहीं, क्योंकि अभी कैलकुलेशन आपकी ख़त्म नहीं हुई है। तो सिंपली क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए और शुरू हो जाइए। क्या कीजिए, एक लाइन लीजिए और शुरू हो जाइए। तो आपने ये कहा कि मेरे पास जो cos थीटा की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, -√3/2। अब आप मुझे बताइए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस को छोड़ दीजिए, ये बताइए √3/2 cos की कौन सी वैल्यू होती है? आपने कहा वो वैल्यू होती है cos 30 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है वो, cos 30 डिग्री की। अब क्या आपको ये बात पता है कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cos थीटा। cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ठीक है जी। ये है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ थीटा है, यहाँ थीटा है, तो ये जो माइनस cos 30 डिग्री है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, cos थीटा इज इक्वल्स टू माइनस, इस माइनस cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये माइनस cos थीटा लिखा हुआ है ना मेरे पास, माइनस cos 30 डिग्री, तो इस माइनस cos 30 डिग्री को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, इस माइनस cos 30 डिग्री को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से। तो मैंने इसको लिख दिया, मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको लिख दिया cos 180 माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos 150 डिग्री। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 150 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थी, कैलकुलेशन से किस किस को डर लग रहा है, कैलकुलेशन से किस किस को डर लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ हुआ और आपको थीटा की वैल्यू मिल गई, ठीक है, क्लियर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और यहाँ पर आपने क्या करा था, दोनों साइड स्क्वायर करा था टू रिमूव दिस स्क्वायर रूट, ठीक है। दो छोटे छोटे से इसमें मैथमेटिक्स के हिंट यूज हुए और ये कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये कह रहे रिजल्टेंट बताओ और एंगल अल्फा बताओ। एंगल अल्फा क्या होता है, रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का बना एंगल। तो सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि थीटा क्या है। तो भैया थीटा ना यहाँ पर दे रखा है 30 डिग्री, क्योंकि जब आप इसको आगे लेके जाओगे, जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो देखो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के टेल से मिल रहे हैं, तो टेल और टेल के बीच का बना एंगल क्या होता है, थीटा। टेल और टेल के बीच का बना एंगल क्या होता है, थीटा। तो आपको चाहिए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू b इंटू cos 30 डिग्री, 2 इंटू a इंटू b इंटू cos 30 डिग्री। या इस 30 को मैं पता क्या करता हूँ, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस 30 का मैं बना देता हूँ 60, क्या बना देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें चाहिए रिजल्टेंट, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा बताइए, रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा यहाँ पर, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, वो रिजल्टेंट आ रहा होगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 81 प्लस 16 प्लस 32। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा होगा आपके पास, √62819, 314 और 8 12 129। अब 129 को कैसे बाहर निकाले, देखो 11 का स्क्वायर होता है 121 और ये 129 है, यानी कि 11.2 या 11.3 के आसपास है, तो मैं इसको नियरली लिख रहा हूँ 11.3, ठीक है। तो अगर ये यूनिट है तो 11.3
3 यूनिट जो है आपके पास क्या आ रहा होगा, रिजल्टेंट आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन करी। अब क्या चाहिए, एंगल अल्फ़ा। अब क्या चाहिए, एंगल अल्फ़ा। तो इसको लेकर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको चाहिए tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो मैंने अगर मैंने इसे कहा ए वेक्टर और इसे कहा बी वेक्टर, आपकी मर्जी, जिस मर्जी को जो मर्जी मानिए। ठीक है, तो ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो बी वेक्टर की वैल्यू आई है 4 साइन 60 डिग्री अपॉन ए की वैल्यू है 9 प्लस 4 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 अपॉन 2, 9 प्लस 4 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। तो कैलकुलेशन समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 2 √3 अपॉन नीचे क्या आ गया 9 प्लस 2, यहाँ आ गया 2 √3 अपॉन 11। तो tan अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 √3 अपॉन 11। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एंगल अल्फ़ा। तो अगर tan अल्फ़ा आपके पास आ रहा है 2 √3 अपॉन 11 और आपको नहीं पता कि ये क्या वैल्यू है, तो आप लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब ये जो है, ये आप लोग इन्वर्स के बारे में 12th क्लास में पढ़ रहे होंगे, बट जब भी आपको अल्फ़ा चाहिए होता है आप इसको क्या लिख देते हो, tan इनवर्स दिस। ठीक है, तो आपके पास अल्फ़ा भी आ गया, आपके पास अल्फ़ा भी आ गया। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर आंसर। अंडरस्टूड। तो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। जो बच्चे अभी अभी क्लास 11th में आए हैं, जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं वेक्टर्स, कैलकुलेशन से ना डरे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ हो रही है, ये ईजी है और फिजिक्स में ये मैथमेटिक्स यूज़ हो रही होती है। ठीक है, चलिए नाउ अब हमारे पास क्या है, एफ नेट दे रखा है, एक फोर्स है, एक फोर्स ये है, हमसे पूछा है एंगल थीटा, यानी दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला एंगल। तो दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला एंगल अगर मुझे चाहिए होगा तो वो कहाँ से मिलेगा, दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला एंगल मुझे मिलेगा यहाँ से, दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला एंगल मुझे मिलेगा यहाँ से। मेरे से ये एंगल थीटा पूछा है, ये 2 यूनिट है, तो ये भी कितना है, ये 2 यूनिट है। ठीक है, और मेरे पास एफ नेट भी है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए कि भाई एफ नेट यानी कि रिजल्टेंट ही होगा, एफ नेट यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे आ रहा होगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है जी, तो आपने कहा जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो क्या है, √a²। a क्या है आपके पास, सर इसे a बोल दीजिए। ठीक है, और b क्या है, सर इसे b बोल दीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है। a और b अपनी मर्जी से मान सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √2 और 2 इंटू a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है √2 cos थीटा। तो फिजिक्स तो हो गई खत्म, इसके आगे चलेगी मैथ्स। जिसको मैथ्स से डर लगता है जस्ट इग्नोर दिस। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 2 इंटू 2 4√2 cos थीटा हमें चाहिए। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, √10। तो √10 इज इक्वल टू √ में क्या आया, 4 + 2 6 प्लस 4√2 cos थीटा। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं भैया, जब रूट के अंदर रूट चल गया और आपका यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो आपने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने कहा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो राइट साइड में आपके पास ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 और लेफ्ट साइड में आपके पास क्या बचेगा, लेफ्ट साइड में आपके पास बचेगा 10 और राइट साइड में आपके बचेगा 6 + 4√2 cos थीटा। अब इसको एक नेक्स्ट साइड पे लेकर जाते हैं। आपके पास आया था 10 इज इक्वल्स टू 6 + 4√2 cos थीटा।
और आप निकालना चाहते थे इस थीटा को, राइट, आपको निकालना है ये थीटा। तो 6 को इधर ले आइए, 10 - 6 इज इक्वल्स टू 4√2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर आ गया 4 इज इक्वल्स टू 4√2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया 1/√2 कॉस थीटा। बताओ भाई, कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है? कॉस थीटा की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है? कॉस 45 डिग्री। तो आपके पास जो थीटा आ गया वो क्या आ गया 45 डिग्री। आपके पास थीटा जो आ गया वो क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ आया? कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेशन। नाउ फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अगेन हमारे पास क्या है, दो वेक्टर्स हैं, एक 20 यूनिट एक 10 यूनिट, उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री। तो आपको क्या चाहिए, उनका रिजल्टेंट चाहिए। आपको क्या चाहिए, उनका रिजल्टेंट। तो पहले मैं क्या करूँ, मैं इस वेक्टर को ज़रा ऊपर लेके जाऊँ ताकि मुझे पता लगे कि क्या ये जो एंगल मुझे दिखा रखा है क्या ये थीटा है। जी ये थीटा है। क्यों? क्योंकि ये टेल और टेल के बीच में बन रहा है, क्योंकि ये टेल और टेल के बीच में बन रहा है। तो रिजल्टेंट चाहिए, तो फॉर्मूला लगाइए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, √a क्या था 20। भाई सर आप इसको a बोल दीजिए और आप इसको b बोल दीजिए, ठीक है ना सर, आपकी मर्जी। ठीक है, a और b आपको पता चल गया। तो a है 10 और b है 20 और 2 इंटू a क्या है 10, b क्या है 20। आपको क्या चाहिए रिजल्टेंट, तो आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री, आपको एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये क्या है आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैलकुलेट करें साथ है मेरे, चलिए। √10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर बोलिए 400, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400। और cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है जो sin 30 की होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है जो sin 30 की होती है। तो ज़रा काटी पीटी शुरू करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो क्या आ रहा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास क्या आ रहा होगा 100 + 400 हो गया 500 और cos 60 की वैल्यू एंगल क्या था 60 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा 200, राइट। 2 इंटू a इंटू b इंटू कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ रहा होगा √700। अब √700 को आप क्या लिख सकते हो, √7 इंटू 100, यहाँ पर आ जाएगा 10√7 यूनिट, 10√7 यूनिट। सो दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर। समझ आया? जस्ट कैलकुलेशन। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर इनके बीच का एंगल थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल थीटा जो है वो क्या है, इनके बीच का एंगल क्या है थीटा 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस केस में भैया आप टेल और टेल को मिला ही नहीं सकते। देखो हेड और टेल मिल गया, एंगल है ही नहीं। अच्छा यहाँ पर हेड और टेल मिल गया, एंगल है ही नहीं, ठीक है ना। तो इनके बीच का एंगल आप यहाँ पर मिला ही नहीं सकते। तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, राइट। ठीक है, सो लेट अस मूव टू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अगेन लेकिन अब की बार जो ए है मेरे पास और जो बी है मेरे पास, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। अब की बार मेरे पास जो ए वेक्टर है वो भी क्या है एफ और जो बी वेक्टर है वो भी क्या है एफ। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या है सेम और हमें निकालना है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई साहब ये एंगल थीटा है या नहीं है। तो मैं इसको आगे खिसका कर लेके गया तो मैंने देखा कि इनका एंगल टेल और टेल के बीच में बन रहा है, तो ये एंगल थीटा है। टेल और टेल के बीच में बनने वाला एंगल थीटा होता है। तो ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल हो गया थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास अगेन क्या है सेम बी वेक्टर है जो कि एफ है। अब मुझे क्या चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √a² प्लस b²
प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे पास a क्या है, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे पास a क्या है, a है मेरे पास f, b क्या है, b है मेरे पास f, और 2 इंटू f इंटू क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, और थीटा मेरे पास कितना है, थीटा मेरे पास है 60 डिग्री, थीटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, f की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो जो अंडर रूट में आएगा क्या आएगा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड क्या आ रही है आपके पास, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है आपके पास, वो आ रहा है अंडर रूट, ओहो वो कितना आ रहा है, अंडर रूट 2f स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, तो 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3f स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3f स्क्वायर। अब यहाँ से एफ स्क्वायर में से एक एफ बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा f√3 न्यूटन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फोर्स, ये आ गया आपके पास फोर्स। फोर जब a और b सेम है और उनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। जब a और b सेम है, यानी कि अगर a 10 यूनिट तो b भी 10 यूनिट, AF तो b भी है, और उनके बीच का एंगल क्या है 60 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है f√3 न्यूटन। इसको नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ a एंड b। अगेन इस केस में क्या है, a और b जो है उनके बीच का एंगल क्या है, a और b के बीच का एंगल इस केस में क्या है 0 डिग्री। इस केस में a और b के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो थीटा हमारे पास क्या आ गया 0 डिग्री। हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट पूछा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो अंडर रूट a कितना है f, यानी कि एफ स्क्वायर, b कितना है f, यानी कि एफ स्क्वायर, 2 इंटू एफ इंटू कॉस 0 डिग्री। तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट 4f स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया अंडर रूट 4f स्क्वायर। तो सर एफ स्क्वायर में से एक एफ बाहर आएगा, 4 से एक 2 बाहर आएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2f, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 2f। यानी कि जब दो फोर्सेस जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, जब दो फोर्सेस जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, तो रिजल्टेंट क्या आता है 2 टाइम्स एफ आता है। होगा ही यार, अगर एक बंदा यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और मेरा दोस्त भी यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, हम दोनों की डायरेक्शन सेम ही है, एंगल 0 डिग्री है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया 20 न्यूटन, 2f। समझ आ गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और केस है जहाँ पर इस बार एंगल कितना है 90 डिग्री है, इस बार एंगल कितना है 90 डिग्री है। हमसे क्या पूछा है रिजल्टेंट, हमसे क्या पूछा है रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट में मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट a क्या है f का स्क्वायर प्लस b क्या है f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अगर कोस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 0, एफ स्क्वायर प्लस 0। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2f स्क्वायर। अब यहाँ पे एक एफ बाहर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास f√2। तो हमने ये देखा कि जब दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है उनके बीच का जो एंगल 90 डिग्री होता है, तो
उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होता है, f√2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। अब मान लिया, क्या मान लिया, ए और बी दोनों ही क्या है, एफ है। ए और बी दोनों ही क्या है, एफ है, और वो आपस में किससे मिले हुए हैं, आपस में वो टेल और टेल से मिले हुए हैं। तो उनके बीच का एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट ये आ गया आपके पास थीटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा लीजिए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। प्रैक्टिस करते समय जितनी बार भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि इससे फॉर्मूले पे आपकी कमांड बढ़ जाएगी। मुझे पता है आपको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला मुझे भी याद है। पेपर में आप फॉर्मूला लिखें या नहीं लिखें, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो फॉर्मूला जरूर लिखना चाहिए, ताकि फॉर्मूला आपके रग रग में समा जाए। ठीक है, क्योंकि द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। जितना आप अभ्यास में अपना पसीना बहाएंगे, युद्ध में उतना रक्त आपका कम बहेगा। सो फॉर्मूलाज और वैल्यूज ये आपको लिखनी है। तो ठीक है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलिए, आपने कहा ए कितना है, मैंने कहा ए है एफ। आपने कहा बी कितना है, मैंने कहा वो भी एफ है। आपने कहा 2 इंटू ए कितना है एफ, बी कितना है एफ, और भाई साहब थीटा कितना है, थीटा है कॉस 180 डिग्री। थीटा कितना है, कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू, कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू निकालूँ कितनी आ रही है, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 न्यूटन। ऑब्वियसली आना ही था, रिजल्टेंट कितना आ गया, 0 न्यूटन। क्यों, अरे सर अगर मैं इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ और कोई इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मैंने लगाया इधर, किसी ने लगाया इधर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा सर, 0, क्योंकि दोनों फोर्स सेम ही तो हैं। दोनों फोर्स क्या है, सेम, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो दोनों फोर्स सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आ गया, 0 न्यूटन। नाउ अब क्या कह रहा है, दोबारा निकालो। तो भाई साहब क्या करो, इसे पकड़ो और पकड़ के इसे लेके जाओ ऊपर, पकड़ के इसे लेके जाओ ऊपर। ओहो सर, क्या आपने नोट किया, क्या नोट किया कि इस बार इनके बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, क्योंकि ये एंगल हेड और टेल के बीच का बन रहा है। हमें कौन सा एंगल चाहिए था, हमें वो एंगल चाहिए था जो हेड और हेड के बीच में बन रहा है। तो ये है थीटा, ये है थीटा। अब ये थीटा कैसे आएगा, सर आपको पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, आपको पता है कि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, जो हमारे पास थीटा होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, अब क्या चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। ए क्या है, ए एफ है। बी क्या है, बी भी एफ है। तो क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला पता है, जी पता है, तो लिखिए रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट का। अब क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। व्हाट विल वी डू, नाउ वी विल सॉल्व फॉर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए क्या है, एफ है, बी क्या है, एफ है, और 2 इंटू एफ इंटू कॉस 120 डिग्री। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है सर। अब आगे करें, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही होगी, अंडर रूट 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 12। cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 12 का मतलब है -1/2। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है -1/2। ठीक है, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू उसी में लिखी हुई है। ठीक है, बस देखने वाले की आंखों के ऊपर
डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए रिजल्टेंट निकालें। रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपके पास, अंडर रूट इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2f² माइनस f²। तो यहाँ पर रिजल्टेंट कितना आ रहा है आपके पास, 2f² में से f² गया, f² f न्यूटन। यानी कि अगर दो फोर्सेस हैं और दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, तीसरा रिजल्टेंट उनका उन्हीं के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, f के बराबर होगा। समझ आया। अब भैया बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही हो गया। कभी थीटा 0 हो जाता है, कभी 60 हो जाता है, 90, 120, 180 हो जाता है। ठीक है, हमें एक जनरलाइज फार्मूला दे दो जिससे हम किसी भी थीटा के लिए निकाल सकें। तो ये है वो जनरलाइज फार्मूला। हमारे पास दो क्या है, हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है ए और एक है बी, और मान लिया कि उनके बीच का एंगल क्या है, मान लिया उनके बीच का एंगल है थीटा, मान लिया उनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो आपको क्या चाहिए, इनका रिजल्टेंट चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपको चाहिए इनका रिजल्टेंट, तो इनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा फॉर्मूला से अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है जी, अंडर रूट a कितना है, f है, b कितना है, f है, b कितना है, f है। ठीक है, प्लस 2 इंटू a कितना है, f, b कितना है, f, और थीटा पता है, अब की बार नहीं पता, थीटा पता है, अब की बार नहीं पता। अब इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अंडर रूट ये हो गया 2f² प्लस 2f² कॉस थीटा। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कॉमन आ गया 2f² और अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे लगेगी छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर क्या लगेगी, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री। तो हम देखने वाले हैं क्या, एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जहाँ पर हमें पता है कि cos 2a बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में cos 2a का फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ ये देख रहा हूँ कि अगर यहाँ पर इस फॉर्मूले में 2a हैं तो आंसर में क्या है, एक ही है। अगर फॉर्मूले में कितने a है, 2, तो आंसर में कितना एक है, a। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में क्या कर दूं, अगर मैं इस फॉर्मूले में एक a कर दूं तो आंसर में क्या हो जाएगा, आंसर में कितने a आएंगे, आधा। क्यों, अरे यार 2 का आधा 1 है, तो 1 का आधा आधा है। ठीक है, तो भाई ये हमारे पास क्या आ गया, cos a का फॉर्मूला आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, cos a का फॉर्मूला। तो अगर cos a का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस 1 होता है तो cos थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, तो मैं इस cos थीटा को लिख देता हूँ, क्या मैंने इस cos थीटा को लिखा, अंडर रूट 2f² 1 प्लस cos थीटा को क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1, क्या लिख दिया, 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप ये देख रहे हैं कि सर इस 1 से ये 1 कट गया, क्योंकि 1 ये प्लस का ये माइनस का, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो रिजल्टेंट क्या आ गया, तो आपके पास रिजल्टेंट क्या आ गया, चलिए रिजल्टेंट हमारे पास जो आया है वो आया है अंडर रूट 2f² और 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 2f² इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास, रिजल्टेंट आ गया अंडर रूट कितना आ गया, अंडर रूट 4f² cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और यहाँ से बाहर क्या आ गया, 4 से बाहर आ गया 2, f² से बाहर आ गया f, और f² से बाहर आ गया f, और cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से बाहर आ गया cos थीटा अपॉन 2। तो ये आ गया आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये आ गया आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, सो दिस इज़ योर रिजल्टेंट। अब इसका फ़ायदा क्या है, अब इसका फ़ायदा क्या है, तो इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट स्लाइड पे ज़रा नोट कर लेते हैं। हमारे पास आया रिजल्टेंट की वैल्यू 2f
कॉस थीटा अपॉन 2, यही तो आया था, यही तो आया था। और ये कब आया था, इसकी कंडीशन थी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर है, और वो हमारे केस में हमने क्या मान रखा है, एफ मान रखा है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट इनका फॉर्मूला होगा 2f cos थीटा अपॉन 2। अब जैसे कि भैया हमने अभी बड़े सारे केसेस करे थे, जिसमें हमारे पास क्या आया था, जिसमें हमारे पास मल्टीपल एंगल आ रहे थे, जिसमें हमारे पास मल्टीपल क्या आ रहे थे, एंगल। तो पहले एंगल आया था 0 डिग्री, फिर आया था 30 डिग्री, फिर आया था 60 डिग्री या 0, उसके बाद हमारे पास आया था 60, फिर आया था 90, फिर आया था 120 और फिर आया था 180, ठीक है। हमारे पास क्या आया था, हमारे पास आया था थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अरे यार, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है सर। ये हमारे पास कुछ केसेस आए थे जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करे। हमने ये देखा कि देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या था, 0 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास थीटा क्या था, 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या था, 180 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास थीटा कितना था, 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक जनरलाइज रिजल्ट निकाल लिया था, ठीक है। तो अब इन मल्टीपल केसेस के लिए चलते हैं। तो मैंने कहा कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है अंडर रूट 2f कॉस थीटा अपॉन 2, 0 अपॉन 2, ठीक है ना। अंडर रूट नहीं है फॉर्मूले में, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो बराबर आ जाएगा 2f कॉस 0 अपॉन 2, अगेन क्या है, कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1, तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई 2f इंटू 1, तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 2f, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया क्या आया, वो 2f, एग्री। और यही हमने अभी कहाँ निकाला था, यही हमने अभी यहाँ निकाला था, जहाँ पर हमारे पास इनके बीच का एंगल थीटा क्या था, 0 डिग्री। लेकिन इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी, इस रिजल्ट को लाने के लिए हमें ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी। लेकिन अब की बार हमारे पास ये रिजल्ट कहाँ आया है, सिर्फ इजी कैलकुलेशन में, अब की बार ये इजी कैलकुलेशन में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस, हमारे पास अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, सेम 2f कॉस थीटा अपॉन 2। अब ध्यान देना, ये फॉर्मूला केवल तभी एप्लीकेबल है जब और केवल जब a और b दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। अगर वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तभी ये फॉर्मूला रिजल्टेंट का एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चलो अदरवाइज कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला है ना r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा बस। तो आपने कहा रिजल्टेंट का वैल्यू क्या आएगा, 2f और cos थीटा कितना है, 60 डिग्री अपॉन 2, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2f cos 30 डिग्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2f cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है, और वो कितनी होती है, अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, f रूट 3, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, f रूट 3 न्यूटन, ठीक है। अगेन इसको हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 0 डिग्री सॉल्व, 60 डिग्री को सॉल्व, लेट्स गो फॉर 90 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2f cos थीटा अपॉन 2, तो r इज इक्वल्स टू 2f cos 90 डिग्री अपॉन 2, तो r इज इक्वल्स टू 2f cos 45 डिग्री, so r is equals to
2f और cos 45 की वैल्यू 1/√2। तो क्या इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? यस सर। क्या इस 2 को मैं √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? यस सर। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो अब की बार जो रिजल्टेंट की वैल्यू है वो क्या आई? f√2। अब की बार हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आई? f√2। एक सेकेंड, ये आई f√2। समझ आया? 0 डिग्री सॉल्व, 60 डिग्री सॉल्व, 90 डिग्री सॉल्व और सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास एंगल कितना है? 120 डिग्री। फॉर्मूला सेम, 2f cos θ/2। आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, मैं फॉर्मूला बार बार लिख रहा हूँ और ये इंपॉर्टेंट होता है, तभी फॉर्मूला याद होता है। ठीक है, r = 2f cos θ है 120 डिग्री अपॉन 2। r = 2f cos 60 डिग्री। r = 2f और cos 60 की वैल्यू क्या होती है? जो sin 30 की होती है 1/2। तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? f आ रही है। रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है? f। ठीक है, और यही तो हमने देखा था, अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट भी होता है f। ठीक है, अब आते हैं 180 डिग्री पे। जो रिजल्टेंट है क्या है? 2f cos θ/2। फॉर्मूला अगेन, r = 2f cos 180 डिग्री अपॉन 2। r = 2f cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो रिजल्टेंट हमारे पास अब की बार क्या आ गया? 0 न्यूटन। क्या आ गया? रिजल्टेंट क्या आ गया? 0 न्यूटन। ठीक है सर, तो ये वो केसेस थे जो अभी तक हमने डिस्कस किए थे, θ0, 60, 45, 90, 120, 180। अब वहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा करी, यहाँ पर कैलकुलेशन कम करी। अब इसको और भी कम कर सकते हैं अगर हमें ये रिजल्ट डायरेक्टली याद हो जाए। जैसे θ = 0, अगर दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 2f। उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 2f। दो फोर्सेस हैं जिनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा? f√3। उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा? f√3। दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, यानी कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा? f√2। उनके बीच का रिजल्टेंट क्या होगा? f√2। दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? f। दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, उनके बीच का एंगल 180 डिग्री है, उनका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 न्यूटन। तो टेबल आपके सामने, कैलकुलेशन आपके सामने, फॉर्मूला आपके सामने। 0, 60, 90, 120, 180 मोस्ट ऐसे केसेस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और बाकी किसी भी एंगल को ये हैंडल कर सकता है, लेकिन एप्लीकेबल है केवल और केवल कब? जब ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम। अंडरस्टूड? तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स की। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट अ एडिशन ओनली। कैसे? मान लिया कि हमारे पास क्या है? मान लिया कि हमारे पास दो एरो हैं। मान लिया कि हमारे पास दो एरो हैं। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ये कौन सा है? वेक्टर ए, और ये कौन सा है? वेक्टर बी। ठीक है सर, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इनका रिजल्टेंट कैसा होगा? इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा। ठीक है ना? तो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिलाने वाला वेक्टर क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर होता है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बता रहा होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़कर क्या आएगा? ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बता रहा होगा? ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़कर क्या आएगा? अब की बार हमने कहा कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos θ। ठीक है, और एंगल अल्फा जो ये ए वेक्टर के साथ बना रहा होगा वो क्या होगा? b sin θ अपॉन a प्लस b cos θ। ये तो फॉर्मूले हैं जो हमने आज पूरे लेक्चर में पढ़े, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का एंगल। ठीक है, तो अब मान लिया इन दो फॉर्मूलों को मैं कर दूं बंद, इन दो फॉर्मूलों को मैं कर दूं बंद, किसमें? डब्बे में। और अब मैं बात करूं कि ये तो था सारा डिस्कशन एडिशन ऑफ वेक्टर्स का। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या सीन है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या सीन है? मान लिया कि आपके पास दो एरोज हैं, ये वेक्टर ए है, या इन्हीं को ले लेते हैं,
ये हमारे पास बने हुए हैं, इन्हीं को हमने क्या कर लिया, इन्हीं को ले आए, ठीक है। तो ये वाला जो रिजल्टेंट आर है ये तो बता रहा है ए और बी को जोड़ के क्या आएगा। मुझे चाहिए ए और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर। कैसा आर, जो बताए ए माइनस बी को, जो क्या बताए ए माइनस बी को। तो क्या ए माइनस बी को मैं ये लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि ए माइनस बी चाहिए, यानी कि ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा, माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा, ये वाला जो बी वेक्टर है, ये वाला जो बी वेक्टर है, अगर मैं इसको पलट दूँ, अगर मैं इसको पलट दूँ तो ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर जो बी वेक्टर को पलट कर आया है, बी वेक्टर कहाँ था हमारा, मान लिया बी वेक्टर को मैंने बना दिया, बी वेक्टर कहाँ था हमारा, इसको पीले से ही बनाता हूँ, ये रहा मेरा बी वेक्टर, ठीक है। पहले कहाँ था ये, पहले यहाँ था, पहले मेरा बी वेक्टर ऐसे था। अब अगर मैंने इसको पलट दिया है तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, ये माइनस ऑफ बी वेक्टर होगा। रिवर्सल ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था कि माइनस साइन क्या करता है, वेक्टर को पलट देता है। अगर वेक्टर ऐसे है और आपने माइनस साइन लगा दिया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन सेम ही रहेगी, ये उस तरफ है, ये इस तरफ है। अब मैं जो है इसको थोड़ा ले आता हूँ नीचे। अब मुझे चाहिए ये वाला रिजल्टेंट, इसको मैंने बोल दिया R2, ये मैंने बोल दिया R1, ये है R1, मुझे चाहिए R2। R2 क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दो। R2 क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को मिला दो। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है। तो ये आ गया मेरे पास R2 वेक्टर, ये आ गया मेरे पास R2 वेक्टर। और R2 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। R2 वेक्टर क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब डायरेक्शन समझ में आ गई कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये कितना एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है। मान लिया ये बना रहा है बीटा, मान लिया ये बना रहा है बीटा, और मान लिया ये बना रहा था अल्फा। तो अल्फा का आपको मैग्नीट्यूड पता है, ये रहा। R1 का आपको मैग्नीट्यूड पता है, ये रहा। आप एक चीज़ नोटिस करो, क्या चीज़ नोटिस करो, आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हो कि पहले ए और बी के बीच का एंगल क्या था, थीटा। पहले ए और बी के बीच का एंगल क्या था, थीटा। अब ए और बी के बीच का एंगल क्या है, अगर सर ए और बी के बीच का एंगल चाहिए ना, तो आप ए को ज़रा आगे लेके जाओ, ए को ज़रा आगे लेके जाओ, ठीक है। और देखो ये था आपका ए, तो पहले ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, और अगर ये पूरा एंगल 180 होता है, ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि इस फॉर्मूले में अगर मैं 180 डिग्री माइनस थीटा लिख दूं तो मेरे पास R2 का भी वेक्टर, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा और बीटा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, जो R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, अब की बार थीटा क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि अब की बार ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है, 180 डिग्री माइनस थीटा। और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, माइनस ऑफ कॉस थीटा। यानी कि इस कॉस 180 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, इस कॉस 180 माइनस थीटा की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा। इस कॉस 180 माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो लो जी, R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। सेम है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, वहाँ पर एडिशन हो रहा है। हो तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एडिशन ही हो रहा है। अब आपको चाहिए एंगल बीटा, आपको चाहिए एंगल बीटा। तो यहाँ फॉर्मूले में साइन 180 माइनस थीटा और कोस 180 माइनस थीटा रख दो। कोस 180 माइनस थीटा माइनस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ए माइनस बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब आप कोस 180 माइनस थीटा रखोगे तो कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा। अब आपकी समझ आया या नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इन फॉर्मूले से कि अगर जब सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस है। और एंगल चाहिए तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, ये था सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर and we will be continuing this lecture. We will be understanding what is unit vector,
how to resolve vector dot product of two vectors, cross product of two vectors, and again a lot more practice. So that's all for today. I will meet you in the next session. Till then, take care. Goodbye.